नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकरण प्रश्न संख्या 5 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक किया था। अब हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया? संलग्न आकृति 5.42 में रेख ए बी समांतर रेख पी क्यू, रेख ए बी सर्वांगसम रेख पी क्यू, रेख ए सी समांतर रेख पी आर, रेख ए सी सर्वांगसम रेख पी आर। तो सिद्ध कीजिए कि रेख बीसी समांतर रेख क्यू आर तथा रेख बीसी सर्वांगसम रेख क्यू आर। तो कहने का क्या मतलब है? हमको क्या बोला गया है? ए बी समांतर है पी क्यू के और ए बी सर्वांगसम है पी क्यू के। तो इसका मतलब देखो कि ए बी कहाँ पे है? ये वाला है ना ए बी। ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर भी है और सर्वांगसम भी है। तो हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर तथा सर्वांगसम दोनों होते हैं। सेम उसी तरीके से देखो कि यहाँ पे भी दिया गया है ए सी जो है पी आर का समांतर है और ए सी पी आर का सर्वांगसम भी है। तो ए सी पी आर कहाँ पे? देखो कि ए सी ये वाला और यहाँ पे पी आर ये वाला। और हमको क्या सिद्ध करना है? बी सी समांतर है क्यू आर और बी सी सर्वांगसम है क्यू आर के। तो बी सी कहाँ पे? देखो कि बी सी ये वाला है और यहाँ पे क्यू आर ये वाला है। तो कहने का क्या मतलब है? हमको यहाँ पे 2 दिया गया है और तीसरा हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे चतुर्भुज ए बी क्यू पी में देखोगे ए बी क्यू पी में हमको क्या बोला गया है? ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर भी है और सर्वांगसम भी है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वही लिखते हैं रेख ए बी समांतर रेख पी क्यू। एक तो ये दिया गया है, दूसरा क्या बोला गया है? रेख ए बी सर्वांगसम रेख पी क्यू। ये दोनों हमको दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आ गया दत्त से। तो अब हमको पता है कि ये जो चतुर्भुज है ए बी क्यू पी में ए बी समांतर भी है पी क्यू के और ए बी सर्वांगसम भी है पी क्यू के। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर तथा सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज क्या होती है? समांतर चतुर्भुज होती है। समांतर चतुर्भुज होती है। इस तरीके से आ जाएगा। देखोगे यहाँ पे समांतर भी है और सर्वांगसम भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए चतुर्भुज ए बी क्यू पी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। जब ए बी क्यू पी समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी जो है वो बी क्यू के समांतर भी है और सर्वांगसम भी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर तथा सर्वांगसम होती है। देखोगे तभी आएगा ना ए पी समांतर है बी क्यू के। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए पी समांतर है रेख बी क्यू के। ये कथन एक हो जाएगा और यहाँ पे लिखोगे रेख ए पी सर्वांगसम रेख
बी क्यू। ये आ गया कथन 2। एक इसका हो गया ए बी क्यू पी का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखोगे ए सी समांतर पी आर दिया है ना, ए सी समांतर पी आर दिया है, तो अब हम लोग पकड़ते हैं ए सी आर पी, ये वाला चतुर्भुज। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए सी आर पी में, ये वाले चतुर्भुज में क्या दिया गया है, ए सी जो है वो पी आर के समांतर है। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए सी समांतर है रेख पी आर के, और क्या बोला गया है, रेख ए सी सर्वांगसम है रेख पी आर के। ये तो हमको दिया गया है दत्त में ना, यहाँ पे देखोगे ये दत्त में दिया गया है। जब ये दत्त में दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्यों, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर तथा सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होती है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज ए सी आर पी समांतर चतुर्भुज है, ऐसे बनेगा ना, समांतर चतुर्भुज है, ये आ जाएगा हमारा। जब आप हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए पी जो है वो सी आर के समांतर है। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर तथा सर्वांगसम होती है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रेख ए पी समांतर रेख सी आर, और यहाँ पे आएगा रेख ए पी सर्वांगसम रेख सी आर। ये आ जाएगा कथन नंबर 3 और ये आ जाएगा कथन नंबर 4। अब यहाँ पे देखोगे कथन 1 में क्या है, ए पी समांतर है बी क्यू के। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ए पी समांतर है बी क्यू के, और यहाँ पे ए पी समांतर है सी आर के, ए पी समांतर है सी आर के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी क्यू समांतर है सी आर के। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, कौन कौन सा चतुर्भुज बनेगा, बी क्यू आर सी। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज बी क्यू आर सी में, इसमें क्या हो जाएगा, बी क्यू समांतर आ जाएगा सी आर के। यहाँ पे लिखेंगे रेख बी क्यू समांतर रेख सी आर। ठीक, ये किससे आ जाएगा, कथन 1 तथा 3 से। 1 तथा 3 से ये क्या हो जाएगा, बी क्यू समांतर सी आर क्या आ गया। अब यहाँ पे ए पी सर्वांगसम बी क्यू है और ए पी सर्वांगसम सी आर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी क्यू सर्वांगसम सी आर। यहाँ पे लिखेंगे रेख बी क्यू सर्वांगसम रेख सी आर। ये किससे आ जाएगा, ये आ जाएगा कथन 2 और 4 से, इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये बी क्यू आर सी में बी क्यू समांतर है सी आर के और बी क्यू सर्वांगसम है सी आर के, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर तथा सर्वांगसम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए चतुर्भुज बी क्यू आर सी समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, इस तरीके से आ जाएगा। जब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जब समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी सी समांतर है क्यू आर के और बी सी सर्वांगसम है क्यू आर के। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समांतर तथा सर्वांगसम होती है, इसलिए रेख बी सी समांतर रेख क्यू आर और रेख बी सी सर्वांगसम रेख क्यू आर। यही तो हमको सिद्ध करना था, तो कुछ करना नहीं है, एक ही स्टेप को आपको 3 बार लिखना है, सिर्फ हमारा जो चतुर्भुज है उसका नाम चेंज हो जाएगा बस। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, संलग्न आकृति 5.43 में
चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर डी सी है, रेख ए डी तथा रेख बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः पी तथा क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू समांतर है बी तथा पी क्यू बराबर आधा ए बी धन डी सी। तो हम लोग इस तरीके से एक रचना कर लेंगे और इसको यहाँ पे नाम दे देंगे आर। ठीक है, तो ए क्यू को इस तरीके से बढ़ाएंगे कि वो डी सी को आर पर प्रतिच्छेदित करेगी, और यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए क्यू को इस प्रकार बढ़ाया कि वह रेख डी सी को बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित करती है, करती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखोगे ए बी क्यू और यहाँ पे आर सी क्यू, ये जो दोनों त्रिभुज आई है इसको सर्वांग समता की कसौटी लगा करके सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दत्त में जो दिया गया वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखोगे रेख ए बी समांतर है रेख डी सी, ये हमको दत्त में यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जब ए बी और डी सी ये समांतर रेखा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी सी तिर्यक रेखा हो जाएगी तथा रेख बी सी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे ध्यान दो, देखोगे ए बी ना, उसके बाद में बी सी तिर्यक रेखा हो गई, और ये इसके समांतर है जो डी सी है, या बोला जा सकता है जो डी आर है वो इसका समांतर रेखा हो जाएगा। तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर आएगा ना, क्यों, एकांतर कोण से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण कौन सा बन रहा है, ए बी सी, कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण बन जाएगा आर सी बी। ये क्या आ जाएगा, एकांतर कोण से आएगा। यहाँ पे लिखते हैं एकांतर कोण, ये एकांतर कोण से आ गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अर्थात कोण ए बी सी, देखोगे ए बी सी को मैं ए बी क्यू लिख लो चलेगा, ए बी क्यू सर्वांग सम कोण, आर सी बी को आर सी क्यू लिख लेता हूं, आर सी क्यू। इसका कारण क्या आएगा, बी क्यू सी जो है एक रेखीय है, ये आ गया कथन एक। अब हम लोग यहाँ पे ये जो दोनों त्रिभुज है उसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी क्यू तथा त्रिभुज आर सी क्यू में। तो यहाँ पे आएगा कोण ए बी क्यू सर्वांग सम कोण आर सी क्यू, ये किससे आ जाएगा, ये आ जाएगा कथन एक से। अब उसके बाद में ध्यान से देखोगे क्या बोला गया है, Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है। जब देखोगे Q BC का मध्य बिंदु हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि BQ जो है वो QC के सर्वांग सम है। यहाँ पे लिखेंगे रेख BQ सर्वांग सम रेख CQ। इसका कारण क्या लिखोगे, इसका कारण बनेगा बिंदु Q रेख BC का मध्य बिंदु है। और हम लोग तीसरी जोड़ी क्या लिख सकते हैं, देखोगे BQA ये वाला कोण और CQR ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण BQA सर्वांग सम कोण CQR, इसका रीजन शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण,
ये शीर्षाभिमुख कोण से आ गया, तो यहाँ पे तीनों आ गया ना, इसलिए त्रिभुज ए बी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज आर सी क्यू कौन सी कसौटी हो जाएगी? देखोगे कोण भुजा कोण मीन्स कोभु को कसौटी, कोभु को कसौटी से ये सिद्ध हो गया, कसौटी से ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजा लिखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए बी जो होगा वो आर सी के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए बी सर्वांग सम रेख आर सी। ठीक, उसके बाद में ए क्यू सर्वांग सम क्यू आर, रेख ए सर्वांग सम रेख क्यू आर। इसका रीजन क्या बनेगा? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ध्यान से देखोगे जब ये इस तरीके से बन जाएगा, अब हम लोग त्रिभुज पकड़ते हैं ए डी आर इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी आर में। देखोगे एडीआर में क्या बोला गया है? बिंदु P यह क्या है? AD का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P यह AD का मध्य बिंदु है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे बिंदु P जो है AD का मध्य बिंदु है, और जो बिंदु Q है वो AR का मध्य बिंदु हो जाएगा। बिंदु Q यह AR का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इस तरीके से मध्य बिंदु क्यों आएगा? यहाँ पे ध्यान से देखोगे AQ बराबर QR, ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। जब ये बराबर रहेगा तो Q क्या होगा? मध्य बिंदु ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा? PQ समांतर है DR के। यहाँ पे लिखेंगे रेख PQ समांतर हो गया रेख DR के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, DR की जगह पे DC लिख सकते हैं, भाई एक ही लाइन है। यहाँ पे लिखेंगे रेख PQ समांतर रेख DC। लेकिन हमको यहाँ पे दिया क्या गया है? AB समांतर DC दिया गया है, तो इसको बना लेते हैं। ये हो गया कथन नंबर 2। तो हमको दिया क्या गया है? रेख AB समांतर रेख DC का, तो ये हमको दत्त में दिया गया है ना, ये दत्त में आ गया। अब ध्यान से देखोगे PQ समांतर है DC के और AB समांतर है DC के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ समांतर है AB के। यहाँ पे लिखेंगे रेख PQ समांतर है रेख AB के। ये आ गया हमारा कथन नंबर 3। तो कहने का क्या मतलब है? देखोगे यहाँ पे PQ समांतर है DC के और AB समांतर है DC के, तो DC DC समांतर है तो कट जाएगा, तो रेख PQ AB के समांतर आ जाएगा। यही तो देखोगे हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, PQ समांतर है AB के। तो हम लोग फिर से इसमें जो ADR है ना, इसमें मध्य बिंदु का प्रमेय तो हमने लगा ही लिया है। तो मध्य बिंदु का प्रमेय क्या बोलता है? PQ बराबर आधा गुणे DR। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए PQ बराबर आधा गुणे DR। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखोगे यहाँ पे PQ वैसे ही रहने दो, आधा गुणे DR को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखोगे यहाँ पे DR है तो DC धन CR लिख सकते हैं, DC धन CR। इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान से देखोगे हमको यही लिखना है, PQ बराबर आधा AB धन DC दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PQ बराबर आधा, यहाँ पे DC की जगह पे DC लिखा, प्लस देखोगे ये जो CR है ना, CR किसके बराबर है? AB के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे AB लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? PQ बराबर आधा
डी सी धन ए बी लिखो चाहे ए बी धन डी सी लिखो, दोनों चलेगा। तो ये आ गया हमारा उत्तर। देखोगे यही सिद्ध हो गया हमारा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक तिर्यक रेखा खींच करके ये दोनों जो त्रिभुज है उसको सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद में मध्य बिंदु का प्रमेय लगा दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति 5.44 में चतुर्भुज ए बी सी डी या समलंब चतुर्भुज है। ए बी समांतर है डी सी के तथा बिंदु यम तथा बिंदु एन क्रमशः विकर्ण ए सी तथा विकर्ण डी बी के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि यम एन समांतर है ए बी के। मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि यम एन जो है वो ए बी का समांतर है। तो हम लोग इसमें भी एक रचना करेंगे कि बिंदु डी को यम से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे टी पे इसको ये प्रतिच्छेदित करती है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया, चतुर्भुज ए बी सी डी या समलंब चतुर्भुज है। देखोगे ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। ए बी समांतर है डी सी के, ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। बिंदु यम तथा एन क्रमशः विकर्ण ए सी और डी बी का मध्य बिंदु है। बिंदु यम जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है और बिंदु एन जो है वो डी बी का मध्य बिंदु है। तो मतलब क्या हो गया है कि डी एन जो है वो एन बी के बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे हमको मध्य बिंदु दिया गया है और हमको सिद्ध करना है कि यम एन समांतर है ए बी के। तो यम एन कहाँ पे है, देखोगे ये वाली जो लाइन है यम एन, ये हमको यहाँ पे ए बी के समांतर सिद्ध करना। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, डी सी एम एक ये त्रिभुज और टी ए एम एक ये दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रेख डी एम को इस प्रकार बढ़ाया कि रेख ए बी को बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है, करती है। सबसे पहले यही लाइन आ जाएगी। अब उसके बाद में ध्यान से देखते हैं, देखो कि डी सी ए बी ये समांतर दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे रेख ए बी समांतर रेख डी सी, ये क्या है, ये आ गया हमारा दत्त। अब यहाँ पे देखोगे रेख ए सी उसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी तथा रेख ए सी तिर्यक रेखा है। ध्यान से देखोगे जब डी सी और ए बी समांतर हो गई, ए सी तिर्यक रेखा हो गई, तो ये वाला जो कोण आएगा कौन सा, डी सी ए और बी ए सी, ये वाला जो दोनों कोण आएगा वो क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण डी सी ए सर्वांग समकोण बी ए सी, ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण। ध्यान से देखोगे जब ये एकांतर कोण बनेगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना, देखोगे डी सी ए को डी सी एम लिख लिया चलेगा क्या, अर्थात कोण डी सी एम सर्वांग समकोण। और देखोगे बी ए सी जो है उसको टी ए एम लिख देंगे तो भी चलेगा, टी ए एम। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ए एम सी और ए टी बी, ये क्या है, एक रेखी कोण है, इसको दे देते हैं कथन नंबर 1। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ये त्रिभुज पकड़ते हैं डी सी एम और टी ए एम। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी सी एम तथा त्रिभुज टी ए एम में। तो इसमें पहले तो यही आ जाएगा, देखोगे कोण डी सी एम सर्वांग समकोण टी ए एम, ये किससे आ जाएगा, कथन 1 से, कथन 1 से ये आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, देखोगे यम ए और यम सी मीन्स रेख एम सी सर्वांग सम रेख
एम ए, ये किससे आ जाएगा, बिंदु यम ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमको दिया गया है। यहाँ पे लिखते हैं बिंदु यम रेख ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमको दिया गया है। अब उसके बाद में सी एम डी और ए एम टी कोण, सी एम डी सर्वांग समकोण ए एम टी, ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से ये तीन के तीनों आ गए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज डी सी एम सर्वांग सम त्रिभुज टी ए एम, कौन सा कसौटी लग जाएगा, ध्यान से देखोगे, एक ये कोण पकड़ा है, फिर ये भुजा पकड़ी है, फिर ये कोण पकड़ा है, तो को भू को कसौटी लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे को भू को कसौटी से, को भू को कसौटी से ये हमारा सिद्ध हो गया। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा लिखना है, तो इसमें से देखोगे डी एम सर्वांगसम एम टी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेख डी एम सर्वांगसम रेख एम टी, ये क्यों आएगा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, इसको दे देते कथन नंबर 2 से। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं डी एम बराबर एम टी, मतलब ये जो एम है वो डी टी का मध्य बिंदु हो गया ना, तो यहाँ पे त्रिभुज डी टी बी में, त्रिभुज डी टी बी में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु एम जो है डी टी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे बिंदु एम रेख डी टी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये किससे आ जाएगा, कथन 2 से, कथन 2 से। उसके बाद में बिंदु एन डीबी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु एन रेख डीबी का मध्य बिंदु है, ये हमको किस में दिया गया है, दत्त में। यहाँ पे लिख लेते हैं दत्त। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे डी टी बी में ना, देखोगे डी टी बी में ये भी मध्य बिंदु है, एन भी मध्य बिंदु है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, प्रमेय से। तो मध्य बिंदु के प्रमेय से क्या हो जाएगा, रेख यम एन समांतर है रेख टी बी के। अब यहाँ पे देखोगे यम एन समांतर है टी बी के, तो हम लोग टी बी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रेख यम एन समांतर है रेख ए बी का, यही तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना था, यम एन समांतर है ए बी के। इसका कारण क्या आएगा, ए टी बी एक रेखीय है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकरण प्रश्न संग्रह 5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।